बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मौजूदा वफाकी हुकूमत एक इत्तेहाद के सहारे चल रही है और आए दिन हम देखते हैं कि इस इत्तेहाद में कुछ नाराज़गियों की खबरें सामने आती हैं। वो हमने देखा कि जब बजट पास होना था तब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आखिरी वक्त पर मनाया गया। उससे कबल भी कुछ ऐसे मामलात पे जिस पे कुछ नाराज़गी का इजहार किया जाता था और अब पब्लिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ अर्सा कबल नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं, जिसमें इरीगेशन का एक मामला था और दीगर मामलात इसके अलावा थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अपोज करती रहती है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत के साथ मिलकर वो हुकूमत को मजबूत ज़रूर बनाती है, क्योंकि इसी इत्तेहाद के साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत चलाने में कामयाब हो रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान की एक जमात जो कि ऑपोजिशन के अंदर है, उसने भी हालिया महीनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला था जिसमें उन्होंने हुकूमत के मजबूत बनाया, हुकूमत के साथ मिलकर इस तरमीम को पास कराने में, और हुकूमत में भी जो उसकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसको मजबूत बनाया। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर इतनी मुलाकातें हुई हैं और एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से अब मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से ये कह दिया गया कि अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर साइन नहीं होते तो फिर वो 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। अब इन मुलाकातों में सबसे पहली मुलाकात हमने देखा कि फैसल वाडा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ होती है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, फिर फैसल वाडा मौलाना से मुलाकात करते हैं, फिर राना सनाउल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करते हैं, फिर फैसल करीम कुंडी साहब मुलाकात करते हैं मौलाना फजल रहमान से, फिर इसाक डार साहब जरदारी हाउस जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात करने के लिए, और अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, और मौलाना साहब कहते हैं कि बिल को मुतनाज़े ना बनाया जाए। अब सदर साहब की जानिब से ये बिल एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दिया गया है, दोबारा इसको असम्बली में पेश करना होगा। और आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर वो दिन था जब ये दोनों ऐवानों से मंजूर कराया गया, तब 26वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल भी मंजूर करवाए जा रहे थे, मुख्तलिफ कानून साजी भी उस वक्त हो रही थी। तो उस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत ने एग्री किया इस बिल पर, लेकिन बाद में कुछ शायद तहफ़्फ़ुज़ात उनको देखने को मिले जो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हुकूमत है वो अगर इतने ज़्यादा इख्तलाफात उनके सामने होंगे तो क्या वो फुल मायनों में कोई काम कर पाएगी, क्योंकि आए दिन उनके इत्तेहादी, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी एतराज़ात करती है। फिर अब मौलाना फजल रहमान साहब अगर उनको कहते हैं कि हम इस्लामाबाद आ सकते हैं, इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इस्लामाबाद आ चुकी है, तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इससे अगर ये मामला इस तरह सॉर्ट आउट ना हुआ। प्रोग्राम में नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मैं आगाज़ करूँगा आपसे। मौलाना से अगर हम जिक्र किया जाए, क्योंकि इस वक्त उन्हीं की मेल मुलाकातें जो है वो ज़ेरे बहस हैं। मौलाना से पहले भी बहुत से वादे किए गए और वफ़ा नहीं हुए। 26वीं तरमीम पर कुछ वादे किए गए, लग रहा है वो भी वफ़ा नहीं हो पाएंगे। तो मौलाना, क्या कोई इस मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, 8 दिसंबर की जो आपने बात की है ना, कि उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है मौलाना साहब ने कि अगर आपने ये मदारस के बिल की सदर पाकिस्तान ने तौसीक ना की, याद रहे कि ये दोनों असम्बलियों से पास हो चुका है, यानी नेशनल असम्बली से भी और सेनेट से भी, सिर्फ तौसीक होनी है, जो कि इत्तला ये मिली है कि कुछ एतराज़ात करके उनको नीचे भिजवा दिया गया है, जिसमें बुनियादी चीज़ शायद ये है कि ये तो सूबों का मसला है तो इसको उस हद तक देखा जाए, मतलब ये कि थोड़ा सा लटका दिया गया है। देखिए, मौलाना साहब के बारे में अगर आपका ये ख्याल है कि उन्होंने 26वीं तरमीम या बाकी जो हिसाब किताब थे उसमें उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया, तो ये तो खाम ख्याली होगी। मौलाना साहब बहुत ज़ीरक और जहादीदा पाकिस्तान के जो चंद सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार होता है, सर फहरिस्त के 2-3 जो हैं। तो जो हमें पता है वो ये है कि उनको 26वीं तरमीम के दौरान और उसके बाद भी वो सारा कुछ मिला जो उन्होंने डिमांड किया। इसलिए ये कहना कि जी उनको वो नाखुश थे, वो बिल्कुल नाखुश नहीं थे। वो इतने खुश थे कि उन्होंने PTI से भी मुज़ाकरात किए 26वीं तरमीम के दौरान, हर एक से किए, और अभी जो आपने एक फहरिस्त बताई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। तो ख़ास तौर पे ये जो आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बोला है, फैसल वाडा साहब की मुलाकात, दाएं बाएं,
होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी कि ये जो आपके हुकूमत के इत्तेहादी आपने बताया है, जो पीपल्स पार्टी की वो जो नाखुश है। देखिए, जब इसहाक डार से मुलाकात होती है जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और बाकायदा तौर पे फ़ोटो ऑप होती है और बताया जाता है कि जी चाहे वो यानी 26वीं तरमीम थी, फिर उसके बाद आपका यानी पीटीआई पे बैन लगाना, फिर पानी तकसीम सिंध की वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं, और उन्होंने यौम तासीस पे जो कि 57वां यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने वर्कर्स और जेलों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कुछ इशारे दिए जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये चीज़ें हैं और अब हमारी बारी आ जानी चाहिए। अब यह है कि जब इसहाक डार से मुलाकात होती है तो लगता है मामला संजीदा हो गए, और उसमें यह फैसला होता है कि एक हफ्ते तक यानी तकरीबन 6-7 दिनों का एक डायलॉग होगा पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, जिसमें यह देखा जाएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो पीपल्स पार्टी के हैं वो किस तरह से दूर किए जाए। अब आप नोट कीजिए कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी तरफ मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तीसरी तरफ जो खान जेल में है उसकी तरफ से बार बार जो चीज़ें आ रही हैं और वो किसी सिविल नाफरमानी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि ये घेरा थोड़ा सा तंग हो रहा है हुकूमत वक्त के इर्द गिर्द। अब यह है कि क्या इसका कुछ नतीजा निकलेगा भी, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे इनके अपने अपने स्टांस हैं, अपने अपने इनके उसूली मौक़िफ़ हैं, कोई मुश्तरका मौक़िफ़ ये नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मौक़िफ़ नहीं है कि हुकूमत जाए। अब उसमें दो तरीके से ये देखा जा सकता है, ख़ासतौर पे बिलावल साहब का। एक तो यह है कि जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो जाहिर है कुछ यानी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और वो दूर कर लिए जाते हैं, लेकिन वो तो छुप छुपा के होते हैं, वो तो आप इस तरह से खुले आम नहीं होते। दूसरा ये कि क्या वाकई ऐसा है कि जो यौम तासीस पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के 57 में यौम तासीस पे जो बिलावल भुट्टो साहब ने इशारे दिए, क्या उसके बारे में वो संजीदा हैं? क्या ऊपर से कोई बातचीत हो गई है? क्या उनको ये पता चल गया है कि अब उनकी बारी वाकई आने वाली है? और क्या आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इतने मुतमईन जो नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई बिलावल भुट्टो यानी बनने वाले हैं? इस बारे में मेरा तज्जिया ये कहता है, क्योंकि कुछ जो नून के हैं ना आपके जो हमारे साथी, उनसे बात करके हमें पता लगा कि नून में जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। यानी दो धड़े तो पहले ही थे, अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उससे नून जो है वो एज अ पार्टी पीछे हटती हुई नज़र आती है, और उसकी मुबैना एक जो यानी दलील आपके सामने आती है वो ये कि नवाज शरीफ साहब किधर हैं इस सारे में, जबकि उनकी ज़रूरत है कि उनके भाई को, वज़ीर आज़म को, वो खुद किधर है। अब यह है कि ये सारा यूं समझिए कि ये सारे फैक्टर्स जो मैंने जल्दी से गिनवाए हैं ये एक मेल्टिंग पॉट में है। इसमें से क्या निकलेगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन शवाहद यही नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई एक तरफ है और ये जो आपके मदारस वाला ख़ास तौर पे है, मौलाना साहब उस पर डटे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त लोहा गर्म है, और अगर उन्होंने ये मनवानी है रजिस्ट्रेशन वाली बात तो इससे अच्छा मौका उनको मिलेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ों का जो है वो जो मुंतज होती हैं वो इस बात पे कि जो हुकूमत वक्त है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की जो हुकूमत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से आई है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं, उसमें दहशतगर्दी भी है। एक बात जो यानी बहुत ज़रूरी है, उस पर बात ख़त्म करता हूँ कि जो यानी सारे में जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त फ़र्ज़ करें किसी एहतजाज को कॉम्बैट करती है, उसको रोकती है, और कुछ हालात पैदा होते हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। अच्छा, वो जिम्मेदारी नहीं ले रही तो उससे कुछ हल्के जो ताकतवर हल्के हैं वो कुछ थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से नाला हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब इससे ये कैसे निकलते हैं ये देखने की बात है। कुछ हफ्ते और कुछ महीने हमारे पास आगे जो है। राव साहब, ज़्यादा देर नहीं आई हुकूमत को आए हुए, और इतनी जल्दी इत्तेहादियों के हवाले से लोग दावे करना शुरू हो जाएं कि
उनको सामने लाया जा सकता है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा? और फिर जो जिस तरह अभी नजम साकिब साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ साहब को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो जो है वो अच्छे उस तरह नहीं समझे जाते जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी दूसरी साइड पर हैं। तो आपको लगता है कि ये जितनी इस वक्त मेल मुलाकातें हो रही हैं या जितने इख्तलाफात हैं, इससे कोई फ़ायदा नुकसान हो सकता है मौजूदा हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना को? देखिए, एक तो मैं नजम साकिब साहब से एग्री करता हूं कि ये 1-2 माह अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलती है तो ये काफ़ी मुश्किल गंभीर हो जाएगी हुकूमत के लिए। दूसरी बात यह है कि इनको ये हम कहते हैं कुछ अरसा हुआ आए हुए, अगर ये तसलसल है 2022 का, अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और ये तसलसल से चली आ रही है। उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि जब से ये आए हैं, आजकल तो सूरत कुछ और हो गई, बयानिया एक बहुत हावी हो गया, लेकिन जब ये आए थे उस वक्त कोई बयानिया मौजूद नहीं था उस तरह का। उस वक्त इन्होंने पॉलिटिकली कोई एफर्ट नहीं की सियासी तौर पे PDM-1 ने कि अपने सियासी अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखें, मज़ीद मजबूत करें, इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मसला ये है कि ये मुसलसल उस बहाज पे फेल होते चले आ रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं और अब बिल्कुल कह ले कि वो नुकड़े लग गए हैं सियासी तौर पे। तो वो सबसे बड़ा मसला है। अब जो एक चीज़ हो गई, उन्होंने आपका बोझ उठाया, पहले भी उनका ख्याल था कि आप इंतखाबात में परफॉर्म करेंगे, आपने इंतखाबात में परफॉर्म नहीं किया, फिर भी आपको स्पेस मिली, फिर भी आप इक़्तिदार में आ गए। तो उसके बाद ये जाहिर है उम्मीद की जा रही थी कि आपको अगर हुकूमत मिल गई है जिसमें आप 2/3 मेजॉरिटी भी अपनी एक करके 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आप सियासी तौर पे अपने कदम जमाएंगे, कोई नैरेटिव अपना बनाएंगे, कोई काम पॉलिटिकली भी करेंगे। आप सियासी तो छोड़े, जो जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और नारे लगाते हैं माशी तौर पे, वहाँ पे भी आप अभी तक IMF की रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं कर पा रहे या मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली ये बोझ जो है ये कब तक कोई उठा सकता है? इस तरह से आप अगर खुद कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह से होगा। फिर जो बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, 26वीं तरमीम पे उन्होंने साथ दिया, मे बी उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें उनको हासिल असूल भी हुआ हो या वादे ही हुए हों, लेकिन जो वादे उसमें हुए हैं मेरा ख्याल है उसमें वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो दोनों समझ रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ है या धोखा किया गया हमारे साथ, तो उनके कंसर्न्स बहरहाल मौजूद हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें जो ये हलचल हमें नज़र आती है, फैसल वाडा साहब की आमदोरफ्त मुलाकातें, और उससे बहुत से लोग बानी निकाले हैं और बहुत से सियासी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने चाकू छुरियाँ निकाल ली हैं अपनी कि देखें किस तरफ जाता है। ऊपर से कल सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी तड़का लगा दिया कि जी पाकिस्तान की स्टीयरिंग सीट जो है उस पर कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है, और बिलावल साहब की उन्होंने तारीफ़ें भी बहुत की हैं इस हवाले से, इस ड्राइविंग सीट पे बैठने के हवाले से। और एक चीज़ ज़हन में रखें, हम जब ये 26वीं तरमीम पे बिलावल साहब जब बहुत एफर्ट कर रहे थे, वो बड़ी कुछ मुलाकातें काविशें जारी थी, उस वक्त ये बात हम भी कर रहे थे और ये आम ज़ुबान ज़दे खासो आम थी कि बिलावल साहब को शायद आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इसलिए वो इतने ज़्यादा एक्टिव है। PMLN उतनी एक्टिव नहीं थी जितने बिलावल साहब एक्टिव थे। तो ये बहरहाल चीज़ मौजूद है, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें हैं। बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आसिफ ज़रदारी साहब क्या सदर रहेंगे? क्या डील होगी? सदर क्या मौलाना फजल रहमान साहब सदर बन जाएंगे फिर अगर वो होंगे, या नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे और वो रहेंगे? पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि हम जब फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके निशाने पे PMLN एज अ होल है, पंजाब गवर्नमेंट समेत वो उसको हिट करते हैं जब भी करते हैं। मैं राव साहब एक चीज यहाँ से अगर आपसे जान सकूं कि अगर जब बात की जाती है कि बिलावल साहब टेक ओवर कर सकते हैं, उनकी पार्टी खुद कह रही है, आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये ख्वाब है कि वो उनको वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो बिलावल साहब के पास ऐसा क्या है जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, उनके पास नंबर ज्यादा है? किस वजह से बिलावल साहब ऊपर आ सकते हैं? तारीख है, नंबर, सीधी नंबर गेम की बात है बुनियादी तौर पे तो ठीक है। 2022 में शहबाज शरीफ के पास क्या था? बड़ा भाई था, वो भी मुल्क में नहीं था, ठीक है ना, तो वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। नंबर गेम थी, नंबर गेम से बन गए। PTI के लोग जो अलहदा हुए उनके वोट के बगैर बन गए वो, तो ये नंबर गेम की बात है। अब इत्तेहादियों को इसमें जो देखने की चीज़ है, ये अभी तो एक प्रेशर ही इसको कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चेंज इसको नहीं कह सकते सरेदस्त, क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें भी फॉलो करती हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, दूसरी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा 3, 4, 5 जो भी हैं,
वो भी अगर फॉलो करती है और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बयानात और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है मामला संजीदा है और ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं है, कोई तब्दीली की बात हो रही है। जो हुकूमत है वो पूरी तरह पिट रही है सियासी मैदान में, तो उसका कोई यानी नहीं है उसका हिसाब किताब कोई भी। और 26 नवंबर के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल हुई है उसमें जिस तरह से उन्होंने एक तरह से तारड़ साहब के अलावा, मेरे ख्याल ख्वाजा आसिफ के अलावा जितनी खामोशी हुकूमत की तरफ से है और जिस तरह से वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस सारे कज़िये से, जिस तरह का भी वाक़या है वो बहुत डेंजरस है। हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती किसी चीज़ की, कोई काम करती है, कोई चीज़ होती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बात यह कि अपोजिशन को ना वो इंगेज कर पा रही है ना उसका तोड़ कर पा रही है। तो ये हल्ता के बिलावल और मौलाना फजल रहमान जैसे उनके अलाई जो थे, इत्तेहादी थे, वो भी शक्को शुबा का इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये सूरत हाल जैसे मैंने पहले कहा कि ये अगर 1-2 माह इसी तरह चलती रही तो जो अभी अफवाहें हम सुन रहे हैं ना, ये हकीकत का रूप भी धार सकती है। साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद के अंदर ये जो जिक्र हम कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी इस किस्म की कोई बात या इख्तलाफ सामने आता है तो फिर ये भी ज़ुबान ज़द आम हो जाता है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो क्या इस दफ़ा भी इसी तरह की अफवाहें या ख़बरें सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि एक जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से ये तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हुई और ये गवर्नमेंट बनी, वो इकनॉमिकल था कि इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान बहुत ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है जिसकी वजह से सियासत भुलाकर ये लोग कहते हैं कि हमने मुल्क को तरजीह दी। तो क्या वो मसला हल हो गया है कि अब उसके बाद चेंज ऑफ फेस हम देखेंगे? नहीं, मसला हल तो नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ है जो करने वाला है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द कोई बड़ी तब्दीली अगर कहा जाए कि हमें नज़र आएगी हुकूमती सतह पे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। ये अफवाहें पहले भी गर्दिश कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम का जो पहली अटैम्प्ट थी उसमें आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो एक्टिव थे। जब वो अटैम्प्ट फेल हो गई और उसके बाद दूसरी अटैम्प्ट ली गई तो उसमें फिर 14 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव नजर आए, फ्रंट फुट पे वो नजर आए। वो एक से दूसरे से तीसरे रहनुमा, वज़ीर आज़म से, मौलाना से मुलाकात, सुबह दोपहर शाम मुलाकातें कर रहे थे, मुसफ़दे जो है वो एक्सचेंज हो रहे थे। तो उससे ये अफवाहें जन्म ले रही थी कि बिलावल भुट्टो आइंदा जो है मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये अफवाहें ही थी। लेकिन दो ऐसे अमल हुए, एक तो फैसल वाडा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैसल वाडा जो है आज़ाद सेनेटर है और वो मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं उनके वोट से ही सेनेटर बने हैं। लेकिन फैसल वाडा पिछले एक हफ्ते के उनके बयानात अगर आप देखें तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद की है कि वो मामलात नहीं संभाल पा रहे और अपने आप को उन्होंने अलग थलग रखा हुआ है। दूसरी जानिब फैसल वाडा ने ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। एक तो फैक्टर ये है जिसने ज़्यादा जोर पकड़ा इस बहस का कि क्या जो बिलावल भुट्टो आगे आ रहे हैं। दूसरा जो कामरान मुर्तज़ा हैं, उन्होंने कल जब मुलाकात हुई, फैसल वाडा से भी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात हुई, मौलाना की जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी ये इशारा दिया। तो दो जो फैक्टर हैं, इन इशारे जो है वो मिले हैं कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत करीब अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ जाएगी वो नज़र नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को अगर लाया गया है या जो है वो आए हैं बैसाखियों की बुनियाद पर या उनको फैसिलिटेशन मिली है या जो भी हुआ है 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद, तो मुस्लिम लीग नून ने भी मेरा ख्याल में कहीं रेजिस्ट नहीं किया, हमें कहीं नज़र नहीं आती। वो 26वीं आईनी तरमीम हो, इसमें बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन भी हुई है, हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके असरात फ्यूचर में हमें नज़र आएंगे और उसके फ्यूचर में कौन अपोजिशन में होगा और कौन हुकूमत में होगा, कौन जेल में होगा और कौन जेल से बाहर होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाएं, 4 साल हम पीछे जाएं तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो जेल में थे। आज इमरान खान और PTI के रहनुमा हैं, आज से 2-3 साल बाद कुछ और हो सकते हैं। तो जो पूरा एक जुडिशरी का जो पूरा सिस्टम है उस पे जो चेक आया है इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इसके असरात फिर हमें जो है वो नजर आएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि एक साइड से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट तो किया ही है,
लेकिन कुर्बानी भी दी है कि कल खुद भी भुगत सकते हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ बड़ी अहम लेजिस्लेशन हुई जो पार्लियामान से, वो लेजिस्लेशन भी इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो उसमें फ्रंट फुट पे रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक मामला है फेक न्यूज़ के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में लोग इससे मुतासर होते हैं और पाकिस्तान में भी लोग मुतासर होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जो है वो रिलायबल सोर्सेज पर भरोसा नहीं करते, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जैसे हमें मर्ज़ी का सच जानने की तलाश होती है कुछ जगहों पर, वहाँ पर मर्ज़ी की खबरें सुनना भी हमें अच्छा लगता है और हमें अपीलिंग लगता है। इसी वजह से जहाँ पर वो खबर जो कि हम जो सियासी या कानूनी या किसी भी किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं या जो नज़रिया हमारा होता है उससे कहीं भी रिलेट करती हुई कोई खबर हमें नज़र आती है तो बग़ैर तहकीक किए लोग उसको रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं या उसको सच मानना शुरू कर देते हैं और अपने बयानिए का उसको हिस्सा बना लेते हैं। तो तहकीक की बहुत हद तक कमी है। तो इस तहकीक को या इसके किसी खबर की कि वो दुरुस्त है या नहीं, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सियासी हो सकते हैं, माशरती हो सकते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ का मुझे लगता है कि ऐसा मसला है जो कौमी मसाइल के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि फिर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से भी हम देखते हैं कि लोग डिवाइडेड नज़र आते हैं और ये समहाउ कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ की वजह से होता है। लेकिन एक चीज़ बुनियादी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी इज़हार राय और फेक न्यूज़, इसके दरमियान भी एक बड़ी बारीक सी लाइन होगी। इसको फैसला करना होगा कि आज़ादी इज़हार राय क्या है और फिर फेक न्यूज़ क्या है, कि कहीं सिर्फ किसी फैक्ट को झुटलाया तो नहीं जा रहा। और हमने देखा कि कुछ हुकूमतों के अंदर किसी फैक्ट को माना जाता था और किसी फैक्ट को नहीं माना जाता था। अब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, और कॉन्फ्रेंस के शुरका को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। और उसके अंदर जो मुश्तरका एलामिया उसका जारी होता है उसमें कहा गया है कि जो प्रोपेगेंडा खुसूसी तौर पर यह गुज़िश्ता एहतजाज के हवाले से किया गया, जिसमें इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के जवानों के हाथ में थी, और उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो फेक न्यूज़ उस हवाले से फैलाई जाती हैं, उस पर बात की गई है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ राव खालिद साहब। ये फरमाइएगा, सोशल मीडिया अब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हद तक इस्तेमाल की जाती है और उसके लिए किसी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर उसके मोबाइल के अंदर यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप मौजूद है, अगर वो पोस्ट नहीं कर सकता, अनपढ़ है, लिख नहीं सकता, तो वो देख ज़रूर सकता है और लाइक और शेयर करने से वो उस बयानिए का हिस्सा बन सकता है। आप कैसे देखते हैं कि अगर इस सोशल मीडिया को, एक तो पहले ये बताइएगा कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर जाता क्यों है, और आपको लगता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों की राय को या दुरुस्त राय को? नहीं, कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है। उसके जो चेक्स वगैरह मुख्तलिफ ममालिक ने लगाए हैं, उनमें जिन ममालिक की मिसाल दी जाती है वहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक उस तरह से नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया की मिसाल रिसेंट है जिसमें उन्होंने एक एज लिमिट ब्रैकेट के अंदर जो इस्तेमाल जो है उसका वो ममनू किया है। उसकी बहुत सी ऑस्ट्रेलिया ने किया है और बहुत सी उसकी वजूहात है। उसके किस किस्म के कंटेंट तक उनकी रसाई होती है, क्या उस कंटेंट को रोका जा सकता है, क्योंकि उनके अपने जो आज़ादी इजहार के हवाले से या कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं। तो वो जाहिर है वो कंटेंट तो अवेलेबल है, तो उनको एक ख़ास एज ग्रुप से उसकी रीच को दूर रखना, जो उनके यानी एज ग्रुप में वो हार्मफुल हो सकता है, उसके रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की। अदरवाइज़ इसको नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात ये ऐसे बेमकसद सी कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। बात यह है कि जब कुछ चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, मामला ठीक चल रहे होते हैं, तो ये मैटर नहीं करती चीज़ें इस तरह से अगर हम बहाना बनाएंगे तो फिर तो ये है कि सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें बंद कर दें, गाड़ियां रोक दें, ये सारे मामला तली हुई चीज़ों से दिल का मसला होता है तो वो पूरे मुल्क में आप तेल का इस्तेमाल ही बंद कर दें। तो इस तरह से तो चीज़ें नहीं होती।
आप टैकल करते हैं, प्रॉपरली उसको टैकल करते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है। फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़ है, उस पर तो कोई दूसरी दो राय ही नहीं है, फेक न्यूज़ है, उसके बारे में कवानीन मौजूद है, आप नया भी बना लेंगे। अगर उसके मसला हमारे यहाँ ये है कि मुनसिफाना इतलाक नहीं होता कवानीन का, वो मसला भी मौजूद है। आप 10 कानून और बना लें, वो फिर भी मौजूद रहेगा, क्योंकि हुकूमत अगर फेक न्यूज़ दे रही है कि आर्टिकल 6 लगा रहे हैं हम जी PTI पे, PTI के लीडरों पे हम बैन कर रहे हैं, तो ये अभी तक तो साल हो गया हम सुनते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गया अरसा, अभी तक तो कुछ का नहीं हुआ, तो फेक न्यूज़ थी। तो उसको कौन सजा देगा? हुकूमत या हुकूमत के वज़रा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं या बातें करते हैं, या ज़राए से जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं हुकूमती ज़राए से, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा और किसको सजा दी जाएगी? मसला ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ जितने कवानीन बनते हैं वो किसी असूल या इंसाफ की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि हम सियासी मुखालफ को सज़ा देने के लिए, उसको लपेटने के लिए होते हैं। ATC का कानून बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था, कोर्ट बनी थी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनी थी, सारा कुछ। सबसे पहला शिकार नवाज शरीफ साहब उसका हुए, और अभी तक यानी आपने ये साकिब बशीर साहब और इनके दोस्त गए थे पेम्स हॉस्पिटल वहाँ पे, तो उनको उठा दिया, उन पर भी ATC का केस बना दिया। तो वो ये मिस यूज़ ऑफ लॉ जो है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर सही यूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें, वो सब कुछ हो सकता है। आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप 2/3 मेजोरिटी से एक 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, इतनी तगड़ी गवर्नमेंट है, आपको हर तरह की सपोर्ट मौजूद है, आप फिर भी इधर उधर छुप छुपा के अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? बड़ा सीरियस कंसर्न है और बिल्कुल सही कंसर्न है, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है हुकूमत की नालायकी की वजह से, हुकूमत के सामने जिम्मेदारी ना लेने की वजह से, इस मौके के ऊपर कानून बनाए ना बनाए, हुकूमत को चाहिए आगे आए, जिम्मेदारी ले, और जो भी उसका कानूनी हल है, आईनी हल है, जो भी उसके सियासी हल है, उसको उस हवाले से टैकल करें आके, बजाय इसके कि वो खुद इधर उधर कोने खुदरों में छुप के बैठ जाए और कहे कि जी अल्लाह के भरोसे बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा, शायद ये जैसे हम हुकूमत में आ गए इस तरह इस मामले से भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रवैया नहीं है, और ये सीरियसनेस शो करता है फॉर्मेशन कमांडर्स के फोरम से इस बात का आना, क्योंकि ये हुकूमत का इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है, वो वैसे भी कन्वे हो सकता था, उस फोरम से इसका आना बहुत सीरियस कंसर्न है, और ये जेन्युइन कंसर्न है, और इसको एड्रेस करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। नजम साकिब साहब, अब ये जो फेक न्यूज़ का मामला है, मौजूदा दौर के अंदर हमने देखा कि पार्टी के जो सियासी लीडरान हैं उनके हैंडल से भी हमने देखा कि फेक खबरें शेयर हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि AI जनरेटेड फ़ोटोज़ होती हैं जिनको लोग सच मान लेते हैं, उसकी कोई तहकीक नहीं की जाती। फिर हम देखते हैं कि कोई इवेंट होता है, जैसे फ़र्ज़ करें 14 अगस्त का कोई इवेंट होगा, तो मुल्क में किसी पार्टी का सियासी झंडा लेकर लोग निकले हैं, तो पिछली सारे सालों की फ़ोटो वीडियोज़ भी लग जाती हैं, तो उसको भी कोई जाँच पड़ताल करके नहीं लगाया जाता, उसका भी एक बयानिया बन जाता है। तो आपको लगता है कि इसको एजुकेट किया जा सकता है, या किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? एजुकेट किसको करेंगे? आज का तो 10 साल का बच्चा, उसको सारा कुछ पता है। उससे पूछे VPN क्या होता है, उससे पूछे किस तरीके से जो है ये फोटो आपकी कैसे की जाती है, चक्कर चलाया जाता है, फोटो में क्या चीज़ इंसर्ट की जाती है, टिकटॉक कैसे बनता है, और ये सारा कुछ किसको एजुकेट करेंगे? एजुकेट करने वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका आपको हल बताने की कोशिश करूं कि इसका एक हल भी है, यहां पे बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि जहां तक फौज की बात है, एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो वो डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप मुतल्लका मिनिस्टर का कल का बयान देखें तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है और डिसइंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। मिस इन्फॉर्मेशन जो अगर आप उसको आम अल्फाज में देखेंगे तो वो ये है कि एक गलत खबर फैलाई जाए, चाहे उसका मतमा नजर गुमराह करना हो कि ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन जरा खतरनाक है कि एक ऐसी खबर जिसमें फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए, ट्विस्ट किए जाए फैक्ट्स, और उसके बाद मकसद भी यही हो कि गुमराह किया जाए, यानी मिसलीड किया जाए। अब जब मैंने ये देखा, मैंने वो बड़े गौर से वो सारा यानी बयानात पढ़े, और वो ISPR की आपकी प्रेस रिलीज है वो भी देखी, तो मुझे पता लगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रही है कि फैक्ट्स को
तोड़ मोड़ के जो बयान करके गुमराह कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ इशारा है। जबकि हमारी मिनिस्टर जिन्होंने कहा जी 2016 का वो जो यानी साइबर क्राइम्स वाला था, वो यानी उस मिस इन्फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले तो इसका फर्क जानना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे आईटी की मिनिस्टर साहिबा का, कि ये दोनों चीजें लगती तो एक जैसी हैं, दोनों चीजें यानी फेक न्यूज के बारे में है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। देखिए, आप वीपीएन आपने बंद कर दिया, आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, आपने फायरवॉल लगा दी, आपने डिजिटल टेररिस्ट को कुछ पकड़ भी लिया, ये सारे, आप एक नया कानून भी बना लेंगे, ये सारे इकदाम ठीक हैं। लेकिन जो काम करने वाला है ना, देखिए जुर्म जो है, दो बातें इस वक्त करूंगा और बात खत्म करता हूं। जुर्म जो है वो उसकी बेखकनी भी जरूरी होती है। मुलजिम को पकड़ते हैं, उसको मुजरिम आप साबित करते हैं, जेल में डालते हैं, पकड़ दकड़ हो यानी आप कर लेते हैं, वो तो बड़ा जरूरी है। लेकिन जुर्म की बेखकनी भी, यानी जो कॉजेज हैं उस जुर्म के, उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।